आत्म बंधन मास्टर्स सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आपके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को नमन करते हुए, उस गुरु तत्व को नमन करते हुए हम जो लेसन लर्न कर रहे हैं, चार्टोलॉजी की जो बुक है पावर ऑफ नाउ, टाइम टाइम पे ये विजडम, ये एंशियंट विजडम भी और जो चाहे मॉडर्न मास्टर्स हैं वो हमें सिखाते रहते हैं कि जो ज़िंदगी है इसी पल में है। गाने भी इसी पे ही होते हैं कि जो ज़िंदगी है इसी पल में है। हम या तो भूत का बेताल उठा के घूमते हैं अपने कंधे पे, या फिर भविष्य की चिंता, उसी में ही चिंता चिता समान बन जाती है फिर। और बड़े अच्छे से अमन जी स्वाध्याय कर रही हैं हमारे साथ पावर ऑफ नाउ बुक का। सो आई इनवाइट यू अमन जी, ओवर टू यू। हमें जर्नी पे ले चलिए इसकी आगे आगे के क्या क्या लेसन्स हैं, और फिर उसी को थोड़ा सा समराइज़ कर लो जैसे मनीष जी ने किया था, और उन्हीं की ड्यूटी है कि उसको एंड में समराइज़ करेंगे। फिर मास्टर सरिता पिलानिया ज्वाइन होंगे एराजोना से, जो उनको ड्यूटी दी हुई है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट में कि वो फ्राइडे को मेडिटेशन लेंगी। तो ओवर टू यू अमन। Atmvandan to all my divine family members. Thank you so much, Gurpinder ma'am, for inviting me on this platform. थैंक यू से सभी आपके भीतर बैठे उस परम चैतन्य तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी दिव्य परम गुरु मंडल को मेरा कोटि कोटि नमन। इस विजडम के साथ आज फिर से हम लोग जुड़ते हैं इस बुक की स्वाध्याय सीरीज़ का, जो हम चैप्टर 3 का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके हम नेक्स्ट लेसन की ओर अग्रसर होते हैं। जी, मेरी पीपीटी सबको दिखाई दे रही है? यस। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि हमने कल अपनी स्वाध्याय के इस तीसरे चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी नई नई चीज़ों का ज्ञान हासिल किया था कि किस प्रकार जो एकार्टोलॉजी हैं उन्होंने किस तरीके से हमें बताया है कि हमें साइकोलॉजिकल टाइम के अंदर अपने आप को भ्रमित नहीं करना है। कल साइकोलॉजिकल टाइम का वो जो मैंने भी पढ़ा, तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं या स्वाध्याय में बैठते हैं, कुछ आप लोगों के भी कुछ प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आप लोगों को भी सुनते हैं, और साथ ही साथ मेरे मन में भी कुछ प्रश्न साथ साथ चल रहे होते हैं। तो कुछ उत्तर तो इस पुस्तक के स्वाध्याय के माध्यम से मिल रहे हैं, और कुछ ये पुस्तक के अंदर जो स्वाध्याय के कुछ हमें तरीके बताए गए हैं। जब कभी जीवन में इधर का उधर कुछ हो भी रहा होता है तो इमीडिएटली हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी कॉन्शियसनेस उस चीज़ की ओर हमें इशारा करके हमें अग्रसर करती है कि नाउ दिस इज़ द हाई टाइम टू करेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को वर्तमान क्षण में लेकर आना कितना महत्वपूर्ण है। नहीं तो प्रतिपल हम अपने जीवन को अपनी पास्ट की या फ्यूचर की समस्याओं में इस कदर अपने जीवन को रेत की तरह बिखेर रहे हैं कि जीवन जिस मकसद के लिए इस पृथ्वी के ऊपर लिया था उस मकसद से हम कोसों दूर उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। और फिर जो मंकी माइंड है किस तरीके से अपने जाल बुनता है, किस तरीके से हमें उसी चीज़ में उलझा के रखता है। इस पुस्तक के माध्यम से सच में जीवन जीने की वो ट्रू विजडम हमें दिखाई पड़ती है, मिलती है। ऐसे पता नहीं कितने ही मास्टर्स ने कितनी ही रचनाएं दे रखी हैं। तो ये एक मेरा पहला कदम था इस विजडम की ओर, जो सभी डिवाइन मास्टर के सानिध्य में उनकी ब्लेसिंग्स की स्वरूप मेरे को ये कुछ सेवा करने का अवसर मिला। और वाकई में ये यूनिवर्स की, मानवता की सेवा के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने जीवन में सुधार लाने का बहुत बड़ा ये एक मोड़ साबित हो रही है पुस्तक मेरे लिए भी। तो इसके बाद आगे जो बताया गया था, कहते हैं ऑल प्रॉब्लम्स आर द इल्यूशंस ऑफ माइंड।
कभी हम लोगों ने भी ये बहुत बार सुना है कि अगर किसी एक पेशेंट को ये तक बोल दिया जाए ना, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट भी था, मैंने कहीं पे स्टडी में ये पढ़ा था कि ये क्वांटम फिजिक्स या फिर यूं कह लो कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ये एक मल्टीपल यूनिवर्स की तरह ही काम करता है हमारे लिए। जो हमारे अंदर न्यूरो पाथवेज बने हुए हैं, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है, वो एक दूसरे से नर्व्स जो कनेक्ट हो रही हैं, वो वहाँ पे किस तरीके से एनर्जी का विस्फोट होता है और कैसे वो एनर्जी हमारे लिए एक रियलिटी को क्रिएट करती है। उस चीज़ के ऊपर एक परीक्षण हुआ था, एक साइंस के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि किसी पेशेंट को, एक नॉर्मल पर्सन को सिर्फ उसकी आंख बंद करके उसके ऊपर 2 यूं पिंच कर दिए, जैसे एक तीखा कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे सुइयां होती हैं, तो चुभो दिया। जब उसकी आंख खुली तो उस बंदे को वो दिखाया गया, देखो तुम्हें किसी सांप ने काटा है, ये जो तुम्हें चोट लगी है, ये जो एकदम से तुम्हें पिंच फील हुआ है, ये किसी सांप के द्वारा तुम्हें काटा गया है। विद इन जस्ट माइक्रो सेकेंड, थोड़ी देर के बाद ही उस मनुष्य के जब खून की जांच की गई थी, तब उसके अंदर जैसे कोबरा का जैसा जहर होता है, उसकी बॉडी के अंदर, वो ब्लड के अंदर वो ट्रेसेस मिले थे, जबकि कोई सांप दूर दूर तक नहीं था, कोई आसपास तक नहीं था, फिर भी उसके अंदर वो पॉइजन कहाँ से क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन ब्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि आप जो जैसा मैसेज वहाँ के न्यूरॉन्स को देते हैं, वैसा न्यूरो पाथवे हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। और वो सिर्फ एक छोटा टाइनी सा मैसेज जो उसे फॉल्स किसी सिचुएशन के आधार पे उसके ब्रेन ने क्रिएट किया और उस बॉडी के अंदर वो वाले ट्रेसेस को क्रिएट कर दिया जो कभी था भी नहीं। तो एक छोटी सी अगर कोई चीज़ क्रिएट हो सकती है, तो जो गलत क्रिएट हुआ है वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो सकता। अगर हम इतने ताकतवर हैं कि ईश्वर के दिए हुए उस मनुष्य जीवन के अंदर या मनुष्य शरीर के अंदर हम लोग पत्थर पैदा कर लेते हैं, वो पत्थर भर के ईश्वर ने नहीं भेजा था हमें इस पृथ्वी पे, लेकिन ऐसा हमने क्या काम किया है कि कभी गॉल ब्लैडर के स्टोन, कभी किडनी का स्टोन, कभी यहाँ स्टोन, कभी वो पत्थरों की फैक्ट्री कैसे लगा ली हमने अपने अंदर। तो अगर कोई चीज़ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बीइंग कोई क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली जो चीज़ बनी है उसे डिसॉल्व करने का भी रास्ता हमारे अंदर ही है। तो यहाँ पे जो जीवन के अंदर इतने कष्टों के भीतर एक इंसान अपने जीवन को जी रहा है, तो वाकई में अगर उसके भीतर उतर के देखा जाए तो क्या वो कष्ट सही मायने में कष्ट हैं, या क्या हम वो लेकर ही पैदा हुए हैं, या हमारे द्वारा हमारी ईगो सेल्फ को मान्यता देते 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 हमने अपने लिए क्रिएट की हैं वो कंडीशंस। तो आज का जो एक स्लाइड रेडी हुई है, ये इसने मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। जब मैं बार बार इस स्लाइड को पढ़ रही थी, एक एक लाइन से मैं उस चीज़ को रिलेट कर पा रही थी कि किस तरीके से हमें अपने आप को उस इल्यूजन से बाहर लेके आना है ताकि हम अपने सुपर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सके। सो इफ़ यू हैव एवर बीन लाइफ और डेथ या इमरजेंसी सिचुएशन, आप ये देखोगे कि वो समस्या कभी थी ही नहीं। वो डेथ जैसी सिचुएशन बनी तो बनी कैसे? जैसे अभी मैंने एक एविडेंस बताया कि वो इंसान के अगर ब्लड के अंदर ट्रेसेस मिले हैं, तो वो मिले तो मिले कैसे, जबकि वो समस्या तो कहीं दूर दूर तक थी भी नहीं, लेकिन हमने उसे क्रिएट कर लिया, अपने आप को डेथ के उस कगार तक खुद ही पहुंचा दिया। सो अगर कोई सच्ची में इमरजेंसी होती है तो माइंड वहां पे काम करना बंद कर देता है। यू बिकम टोटली प्रेजेंट इन द नाउ मोमेंट। अगर कुछ डायग्नोस हो गया, उस बंदे के को डायग्नोस ये हो गया जी आपको सांप ने काटा है, तो इमीडिएटली प्रेजेंट मोमेंट में आके उसने वो सब जनरेट कर लिया जो समस्या कभी उसके ना पास्ट में थी ना कभी फ्यूचर में बननी थी, तो नाउ मोमेंट में वो घटित हो गया। दिस इज वाई देर आर मैनी रिपोर्ट्स। कई बार ऑर्डिनरी लोगों की अगर रिपोर्ट भी हम देखें तो वो इनक्रेडिबली अपनी उस डेडली डिजीज से बाहर भी आ जाते हैं। अभी मैं एक थोड़ी देर पहले क्लास अटेंड कर रही थी सारिका मैम की, तो
तो वहाँ पे एक पेशेंट आए तो उन्होंने बोला कि मैं ध्यान करती हूँ तो ध्यान के माध्यम से आई जस्ट विजुअलाइज माई ओन बॉडी ऑर्गन्स, कि मेरे को ध्यान का मतलब नहीं पता ध्यान क्या है, बट मुझे इतना आता है कि विजुअलाइज करके मैं अपने अपने एक एक ऑर्गन को वो प्यार भेजती हूँ, उसे हीलिंग एनर्जीज भेजती हूँ। और वो लेडी ने बताया कि मैं 3-4 साल पहले उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ था, वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। तो ये करेज कहाँ से आया? ये नाउ मोमेंट में रहने की कला से ही उन्होंने ऐसे टर्मिनल डिजीज से बाहर आने का, जैसे ही उनके सेल्फ ने फैसला किया, वो जैसे ही उस चीज से बाहर भी आने लग गई। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की रिपोर्ट में कोई रीजन भी नहीं था, लेकिन पॉइजन जैसे ट्रेसेस क्रिएट हो गए, और किसी के शरीर में ऐसी टर्मिनल डिजीज क्रिएट हुई और उसे डिसॉल्व भी कर दिया। तो ये सारे खेल कौन खेल रहा है? ये जब तक हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ के प्रेजेंट मोमेंट में रह के उस मंकी माइंड के चालों को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी रियलिटी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नहीं तो रियलिटी कुछ और ही क्रिएट होगी जो अननोइंगली क्रिएट करेंगे, और बाद में फिर शायद यू टर्न लेने का भी मौका ना मिले। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताते हैं हमें, ये एक ह्यूमन ब्रेन है, और उसमें क्या बताया है, यू क्रिएट अ यूनिवर्स बाय परसीविंग इट एंड दिस इज योर कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे भीतर, कहते हैं ना कि जो ब्रह्मांड बाहर है वो हमारे भीतर भी है। तो अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको एक ब्रह्मांड की भांति अब विजुअलाइज करिए। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जहाँ जहाँ संगम हो रहा है, वहाँ वहाँ ऊर्जा का वो केंद्र है जहाँ से वो ऊर्जा घटित होगी और हमारी रियलिटी को चेंज करेगी। तो ये भीतर के ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की कला है जो हमें ये प्लेटफॉर्म सिखाता है। जैसे कहते टीवी अपने आप कोई प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकता, ऐसे ही ब्रेन भी कॉन्शियसनेस को क्रिएट नहीं करता है। वो कॉन्शियसनेस हमारे भीतर है, उससे सिर्फ जुड़ना है हमें। ब्रेन इज फुल ऑफ इस तरीके के जोग्राफिकल जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत सारी डायमेंशंस में काम करता है। जैसे हमारे अभी पृथ्वी भी कहते हैं 5th डायमेंशन में ट्रेवल कर रही है। डायमेंशन इज नथिंग बट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। जब हम लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में रहते हैं तो हम कह देते हैं लो डायमेंशंस है, नीचे के स्तर में रहना। जब हम हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में, जैसे प्यार की भावना, दया की भावना, करुणा का भाव, वननेस का भाव, अनकंडीशनल प्यार का भाव, जब इन उच्च की भावनाओं के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, उसे ही हम कह देते हैं हायर डायमेंशंस। तो डायमेंशन हमारे बाहर कुछ नहीं है, जो है सब भीतर है। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के चक्रास के थ्रू इन्हीं डायमेंशंस को क्लियर किया गया है। जब हम नीचे के 3 चक्रास में रहते हैं, यहाँ पे हमारे इमोशंस, हमारी बॉडी, ये सब काम करते हैं। तब हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं। हमें दूसरों के आगे अपने आप को प्रेजेंट करने की लगी रहती है, या सबके सामने अपने आप को प्रूव करने का लगा रहता है, या फिर सबके बीच में मेरी ईगो बनी रहे। तो लोअर डायमेंशन के जितने चक्रास हैं, वहाँ पे हमारा जो सर्वाइवल मोड है, वहाँ पे हम इंडिविजुअलिटी में रहते हैं, स्वयं के लिए। वहाँ पे यूनिवर्स का तो दूर दूर तक नाम नहीं, मानवता के लिए भी हमारा कोई कार्य ऐसा नहीं होता जो हम अनकंडीशनली मानवता के लिए करें। तो जब तक हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तब तक हम लोअर चक्रास में रहेंगे। उसी को ही लोअर डायमेंशंस का नाम दिया गया। जैसे जैसे हम हृदय स्थान पे आएंगे, इसीलिए सबसे कहते हैं सेफेस्ट, अगर हम साधना करते भी हैं तो अगर हम हृदय स्थान पे रह के साधना को करेंगे तो सबसे ज़्यादा कोमल अनुभव, एक प्रेम का अनुभव, जो सबसे उच्च की भावना है, वो जागृत होती है। और यही एक कहते संगम भी है, एक मिलन का केंद्र है जो हायर डायमेंशन और लोअर डायमेंशंस को आपस में कनेक्ट करता है। तो करुणा का भाव, प्रेम का भाव जागृत होते ही फिर धीरे धीरे हम लोग हायर डायमेंशन, उच्च के ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होते हैं।
तब हम आते हैं इंडिविजुअलिटी से वननेस की फीलिंग में। वो वननेस कुछ और नहीं, भीतर का ब्रह्मांड, भीतर के सभी ऑर्गन्स में समता, भीतर के एक एक सेल के अंदर समता, भीतर के एक एक न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर एक जैसा प्यार का मैसेज, वो एक दूसरे के प्रति लगाव का मैसेज, वो अनकंडीशनल करुणा, दया और प्रेम और वननेस की फीलिंग का। जब ये सब चीज़ें जागृत होती हैं तब जाके फिर हम वननेस की फीलिंग में आते हैं। एक एक सेल के अंदर फिर वो एक यूनिटी जैसा भाव आता है और उनके अंदर हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज का जन्म होता है। तब घटित होता है द जॉय ऑफ बीइंग। ये बीइंग कोई और नहीं, हमारा ट्रू सेल्फ है, हमारा परम चेतन तत्व, हमारा आत्म तत्व, ये हमारा बीइंग है। जब हम ये सारी पड़ाव को पार कर लेंगे तब जाके हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ आनंद का अनुभव लेंगे, जो हमारा परमानंद, जो हमारा सतचित आनंद स्वरूप है, उसके साथ फिर हम कनेक्ट होंगे। तो कहते उससे कनेक्ट होने के लिए एक और उन्होंने तरीका बताया कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी आप, ऐसा नहीं है कि हर वक्त स्थिति हमारी एक जैसी नहीं बनी रह सकती। हम इस भौतिक संसार में हैं जहाँ पे रहते हुए हम हर तरह के रिश्ते को निभा रहे हैं, हर तरह के डिफरेंट हम लोग रोल लेकर आए हैं ये मूवी के अंदर। कभी माँ के रोल में आते हैं, कभी एक बहन के, कभी पत्नी के, कभी एक टीचर के रूप में, या जो भी हम लोग व्यवसाय में हैं। तो हम हर तरह का रोल निभाते निभाते वो मंकी माइंड का जो काम दे रखा है ना कि तुझे नाचना है, तुझे एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाना है, वो काम अपना बंद कैसे कर दे। उसे भी काम मिला हुआ है, वो भी एक एंटिटी है। तो उसके चलते हुए कई बार हम उसमें उलझ भी जाते हैं। तो हर वक्त अगर सेम लाइन पे रहेंगे वो तो एक डेड वाली लाइन होती है ना। लेकिन अगर उतार चढ़ाव वाली जिंदगी है तब भी हमें इस बैलेंस को याद रखना है, उस मध्यम मार्ग को हमेशा याद रखना है। तो कहते जब कभी ऐसी कोई आ भी जाती है अवस्था, तो जिस कार्य को करते हुए ये महसूस होने लगे कि मैं अपना जॉय ऑफ बीइंग में हूँ कि नहीं हूँ, तब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि ये जो मैं कार्य कर रही हूँ ये बोझ समझ के तो नहीं कर रही, क्या मुझे इसमें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। कई बार ज़रूरी नहीं है कि जिस कार्य को करने में आनंद नहीं आ रहा तो वो कार्य छोड़ दें, नहीं। तो मैंने ये इस स्लाइड को जब पढ़ा तो मैंने आंख बंद करके मैंने भी अपने आप से पूछा। कई बार मैं किचन के काम से बहुत फेडअप हो जाती हूँ कि सुबह स्कूल जाने से पहले किचन में, स्कूल से आके फिर किचन में, रात को फिर किचन में, और इन बिटवीन एक स्टूडेंट भी मैं हूँ तो मुझे पढ़ना भी है, मेरा भी एग्ज़ाम है तो वो भी पढ़ना है और फिर ये भी काम करना है। तो एक लगने लगा कि रसोई के काम को मैं ये समझने लगी थी कि ये कंपल्शन है मेरे लिए, छोड़ सकती नहीं, लेकिन करते हुए आनंद नहीं आ रहा। तब वो होता है ना कि जो मन में जिज्ञासा आती है, बाई चांस वो चीज़ का आंसर आपको किसी ना किसी रूप में मिलेगा ज़रूर। तो जब मैं ये बुक पढ़ रही थी यहाँ पे एक चीज़ आया कि आपने व्हाट को हाउ से बदलना है, छोड़ना नहीं है। क्या करूँ नहीं, कैसे करूं से आप इसे बदलिए। कंपल्शन से आनंद की ओर कैसे जा सकते हैं, उस प्रोसेस को पकड़ना है। तब फिर मैंने ध्यान से ये लगाया कि कैसे करूं, तो मैंने अपना कुकिंग स्टाइल चेंज किया। तो कुकिंग स्टाइल में ये हो गया कि बोरिंग फूड बनाने से बेहतर है आई शुड क्रिएट समथिंग न्यू। तो कुछ डिफरेंट डिश जो है, मैंने अपने आप को टास्क दिया, एवरी सैटरडे संडे मैं कुछ नई डिश को सोचूंगी, उसकी प्रिपरेशन में लग जाऊंगी। फिर मेरे को एक इतना मज़ा आने लगा कि मेरी फैमिली, जब मैं खाना पका रही हूँ तो वो इतना एंजॉय करते हैं, पूरा दिन मुझे उसकी तारीफ़ें मिलती हैं कि आज ये बना था, कल ये बनेगा, उस बार ये अमन ने ये बनाया था। वो मैंने तारीफ़ लेने के लिए नहीं कुकिंग करी, वो मैंने सिर्फ अपना व्हाट से हाउ की ओर कैसे ट्रांसफॉर्म हूँ, मैंने वो चीज़ को चूज़ किया कि जो चीज़ मैंने करना है उसे, जो भी करूँगी उसे आनंद लेके ही करना है, बोरियत से नहीं भरना है।
कंपल्शन नहीं करना, क्योंकि जब जब हम किसी चीज़ के साथ कंपल्शन जोड़ते हैं तो वो हमारा फिर माइंड वहाँ पे काम करना शुरू करता है, उतना ही हम अपने ट्रू सेल्फ से दूर जाते हैं। ट्रू सेल्फ हमारा सच्चित आनंद है, हर अवस्था में समभाव रहना और हर अवस्था को एंजॉय करना। तब उन्होंने ये बोला, अगर आप कहते अपना इंटेंशन ज़्यादा रिजल्ट की ओर लगाओगे कि मैं ये काम कर रही हूँ, अब जैसे मैंने बताया, मैंने तारीफ के लिए खाना नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ ये एक चीज़ एक आर्टोलॉजी की देखी, व्हाट से चेंज करना है हाउ, तो कुकिंग का स्टाइल चेंज किया बस। लेकिन जब हम अपने काम को अपने फल के साथ कनेक्ट करेंगे तब वो एक्सपेक्टेशंस आपकी वरी का रीज़न बनेगी। आज मैं अपने नोट्स पढ़ रही थी जिनका मेरा एग्ज़ाम होना है, तो उस नोट्स के अंदर बहुत प्यारी कोटेशंस लिखी हुई थी कि उन्होंने बोला था, वरीज एक्सपेक्टेशंस आर द रीज़न ऑफ योर सॉरोज। तो वहाँ पे लाइन मेरे को उसी टाइम इससे कनेक्ट करेगी दैट यस, कर्म योग में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही बोला है कि अपना कर्म करते रहिए, उसकी फल की इच्छा ना करिए। लेकिन जब जब हम फल की इच्छा से कर्म को करेंगे तब तब हम अपने ट्रू सेल्फ से दूर चले जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे इच्छा अनुरूप हमें फल नहीं मिलेगा तो वो हमारे फिर कष्ट का कारण बनेगा, तो फिर हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, तब हम साइकोलॉजिकल टाइम के साथ, मनोवैज्ञानिक टाइम के साथ फिर से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये उन्होंने जॉय ऑफ बीइंग का बहुत अच्छा मंत्र दिया। चाहे भगवान श्री कृष्ण के कर्म योग को पकड़ लीजिए, चाहे महात्मा बुद्ध की इस एक सार को पकड़ लीजिए, दैट एक्सपेक्टेशंस आर द रीजंस ऑफ योर सॉरोज, चाहे इसको पकड़ लीजिए या इसको पकड़ लीजिए कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको आनंद कैसे आए, आप उसको किस तरीके से अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देन ये हैं महान मास्टर हमारे, एक आर्टोलॉजी इनकी कोटेशन है, द जॉय ऑफ बीइंग विच इज़ द ओनली ट्रू हैप्पीनेस कैन नॉट कम थ्रू एनी पोजेशन द अचीवमेंट पर्सन। जैसे कि कल पूनम जी ने इस पे बोला था प्लेटफॉर्म पे कि सो एंड सो पर्सन मेरे साथ नहीं आए थे, मेरे डांस को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए मुझे अधूरापन लगा और मुझे गुस्सा भी आया। मुझे दैट मीन्स जब तक आपकी खुशी दूसरे पे निर्भर करती है तब तक आप उसे खुशी ना मानिए, तब तक सिर्फ अपनी कंडीशनिंग मानिए। आपका माइंड आपसे जो करवाए जा रहा है आप उसका पपेट बन के करे जा रहे हैं। जब आपको हर अवस्था में आनंद आने लगे, दैट इज़ योर ट्रू सेल्फ। नो मैटर वो पर्सन आपके पास है कि नहीं है, उसकी एब्सेंस में भी आपको आनंद आना चाहिए, उसकी प्रेजेंस में भी आपको समभाव में रहना चाहिए। कुछ अचीव हुआ है, कुछ पोजेस किया है या नहीं किया है, कोई मैटर नहीं करता, बट जब आपकी कॉन्शियसनेस कंप्लीटली अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाएगी, देन दिस इज द ट्रू स्टेट ऑफ जॉय ऑफ बीइंग। सो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। तो आज हमारा इस पुस्तक का 3रा अध्याय संपूर्ण होता है। अगले बुधवार को हम इसके 4थे अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। सो थैंक यू सो मच टू माई ऑल डिवाइन फैमिली। ओवर टू यू गुरपिंदर मैम। थैंक यू अमन, थैंक यू वेरी मच। शेयरिंग बंद कर दो आप, है ना अभी? जी यस मास्टर्स मीन्स आई थिंक सभी ने वो एग्जाम्पल सुनी जो इन्होंने बताई, स्नेक वाली, स्नेक बाइट, वो रियल एग्जाम्पल थी। और यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करती हूँ कि ये सच कैसे होता है। जब हम छोटे थे तो फादर डॉक्टर थे, एक लड़के को लेके आए, छोटा बच्चा था, पेरेंट्स लेके आए, माँ उसकी बेहोश हो गई, लड़के के खून निकल रहा था घुटने से बड़ा जोर से, बहुत सालों बाद उनके बच्चा हुआ था। फादर गोदी में उठा के, दादा वगैरह सब पूरी फैमिली, और माँ बेहोश हो गई बच्चे को देख के कि इसके इतना खून निकल रहा है। जब फादर के पास लेके आए और पापा जोर जोर से हंसने लगे। वो उनके घर में वो कुछ रंग का था, जहाँ बच्चा गिरा उसके घुटने पे एक्चुअली में कलर था, वो खून था ही नहीं,
जिस वजह से उसकी माँ बेहोश हो गई और सारी फैमिली पैनिक में कि बड़ी देर बाद एक वो जो होता है ना, मतलब बड़ा मिन्नतें मांग मांग के लिया हुआ बच्चा। और एट दैट टाइम ये चीज़ हमें फादर में 7th 6th 7th में थी, तो उन्होंने बताया कि जो भी कुछ होता है पहले उसको होश से देख लेना चाहिए। वो होश वही चीज़ है अवेयरनेस, एंड अवेयरनेस ऑलवेज कम्स इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि जब आप अवेयर हो तो वही आपकी नाव है। सो थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छी एग्जाम्पल के साथ, और अगर हम समझेंगे, आज शायद पूनम जी नहीं है ना, तो उनका आंसर चलिए वो सुन लेंगे यूट्यूब पे। तो और किसी की कोई शेयरिंग, या फिर मनीष जी समरी दे देंगे आज इस पे। आज फिर बहुत चीज़ें सीखने को मिली आपसे अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है आप में कि आपने टीचिंग्स को प्रैक्टिकली लाइफ में उतारा है। वो बेस्ट एक एक जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए जो हमारी जर्नी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिकली हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं। देखिए, आपने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि वो जो किचन वाला आपने एग्जाम्पल दिया ना, कि हम परेशान हो जाते हैं कि उस चीज़ को हम अपने ऊपर हावी समझते हैं कि हाय मेरे को ये करना पड़ेगा, हाय मेरे को सफाई करनी पड़ेगी, किचन का काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। पर जब मेरे को क्या करना है से कैसे करना है, मैं जब हम उसके बारे में विचार करते हैं, जब हम क्या करने की सीढ़ी से कैसे करने की सीढ़ी पे पहुंचते हैं, तो डेफिनेटली हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल हैं हम सबके लिए कि हमें कैसे क्या से कैसे पे जाना है, कि इसको मैं कैसे करेक्ट करूं और अ, अपने ऊपर काम करके कैसे इससे बाहर निकलूं इस सिचुएशन से। नहीं तो हम पूरी उम्र उस सिचुएशन में घूमते रहते हैं जब तक हम इसको प्रैक्टिकली उसमें लेके नहीं आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। और ऑल्सो आपने जो बोला कि जो मेन लाइफ का हमारा जो भी ये चीज़ होता है ना, सारा माइंड का गेम होता है। हमारा माइंड ही ये सारी दुनिया बनाता है, हमारा माइंड ही सारी दुनिया बिगाड़ता है। और अगर हम माइंड के ऊपर काम करें अपने बुद्धि के द्वारा, अपने डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा, तो हम उसको धीरे धीरे से करेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि मन से जो बलशाली होता है वो हमारा बुद्धि होता है, हमारा इंटेलेक्ट होता है, डिस्क्रिमिनेटिव पावर होता है। तो आपने डिस्क्रिमिनेटिव पावर को यूज करके बुद्धि बल को जगाकर मन के ऊपर आपने कंट्रोल किया, और ये बहुत बड़ी पहुंच है, ये आम साधक नहीं कर पाता है। तो इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद, और आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए भी। और जैसे कि आपने बोला कि इल्यूशंस है, तो वाकई में इल्यूशन है। एक वेदांत में एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है कि जैसे शाम को अंधेरा होता है ना थोड़ा सा, तो उस अंधेरे में जो रस्सी है वो भी हमको सांप की तरह दिखाई देती है। हम उस रस्सी को सांप समझते समझते उससे डरने लग जाते हैं, और बहुत सी चीजें अपने माइंड में बना लेते हैं कि हाय ये तो सांप है, ये मेरे को काट लेगा तो क्या होगा, मेरे बच्चे को काट लेगा। तो आप उस भ्रम भ्रम में हैं कि भाई ये सांप है। परंतु जब आपने लाइट ऑन की तो आपने देखा कि सांप तो यहां पर है नहीं है, ये तो रस्सी है। तो सांप तो कभी था ही नहीं वहां पे, जिसको हमने सांप समझा वो कभी था ही नहीं वहां पे, बट हमने उसको समझा। ये हमारे माइंड का खेल है, वो ऐसे समझता है, वो ऐसे क्रिएट करता है। परंतु जब हम डिस्क्रिमिनेशन की, विवेक की जो हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो लाइट का इस्तेमाल करते हैं ना, कॉन्शियसनेस का लाइट है, वो आत्मन का लाइट है, सच्चित आनंद का लाइट है, जब वो जागृत होता है तो ये सारी प्रॉब्लम, सारे भ्रम, वो सांप गायब हो जाता है। तो आपको क्लियरली रस्सी दिखती है, और वो शुद्ध चेतना में आप स्थिर रहते हैं। जैसे आपने बोला कि संभाव शुद्ध चेतना में स्थिर हमेशा। शुरू में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा क्या है ना, 1 मिनट के लिए ध्यान लग गया, फिर 2 मिनट के लिए ध्यान लगा,
फिर 5 मिनट के लिए, 15 मिनट, आधा आधा घंटा, वो एक्सटेंड होता है धीरे धीरे। तो उसी स्टेट को हमको 24/7 पे लेके जाना होता है, उसी समभाव में 24/7। देखिए, आपका शरीर और मन भी चल रहा है साथ में, और साथ में कॉन्शियसनेस भी चल रही है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। शरीर और मन अपना काम करता जा रहा है और कॉन्शियसनेस आपका साथ में चल रहा है। तो शरीर और मन को अपना काम करने देना है, और कॉन्शियसनेस को वैसे ही अवेयरनेस में रखकर अपने आत्म तत्व में लगा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप तो इस चीज को प्रैक्टिस करते हो, तो आप देखेंगे कि इसमें अलग ही आनंद है। जैसा कि आपने किचन के काम करने में पाया कि आपका अवेयरनेस भी है, और आप हर कार्य को कर्म के समान समझकर उस कर्म को कर्म योग में बदल रहे हैं, कि आपका उसमें से जो ये था ना अटैचमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस था, आपने उसको हटाया और कर्म को आपने कर्म योग में बदला, और उस अवेयरनेस में रहकर, आपने शुद्ध चेतना में रहकर उस छोटे से काम को भी आपने इंजॉय किया। मतलब उस बड़े काम को भी आपने इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया। और बेस्ट चीज़ यही है जो आपने बोला है कि वननेस का जो हमारा आइडिया है कि हम नाम और रूप से हमेशा अलग हैं। ये नाम और रूप केवल तो एक समंदर की लहर होती है, तो वो बनती है कुछ समय के लिए और वो वापस समंदर में चली जाती है। वही लहर एक छोटी सी वही पानी एक छोटी सी लहर का रूप लेती है, बुलबुले का रूप लेती है, बड़े रिपल का रूप लेती है, परंतु है तो वो जल ही। हो सकता है वो कुछ पल के लिए आया हो तो कुछ पल के लिए जाता है। ऐसे ही हमारा नाम रूप शरीर ये सब कुछ समय के लिए यहाँ पे रहता है परंतु चला जाता है। अगर हम उस भाव में रहे कि मैं तो एक शुद्ध चेतना हूँ, पहले अपने अंदर शुद्ध चेतना को समझा और फिर सब में उसी शुद्ध चेतना को देखा, तो वननेस का जो भाव है वो जागता है धीरे धीरे करके। क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी है, चाहे मिट्टी से घड़ा बनेगा, चाहे मिट्टी से कोई बर्तन बनेगा, चाहे मिट्टी से कोई ग्लास या कटोरी बनेगी, परंतु अगर उसमें उसको गिला करके फिर से मिक्स कर देंगे वो फिर से मिट्टी हो जाएगी। ना कोई ग्लास रहेगा, ना कोई कटोरी, ना कोई मटका, और ना कोई और। तो दिस इज अमेजिंग फिलॉसफी। और स्पेशली जब हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं ना, तो वो आनंद का जो भाव है ना वो जागता है, और उससे कंप्लीटली जो परिवर्तन है हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलता है। और डेफिनेटली ये परिवर्तन आता ही है। ज़्यादा ज़्यादा समय ले लिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत मनीष जी, धन्यवाद। थैंक यू। आई थिंक अमन थैंक यू सो मच मनीष नाउ सर। जेड़ा कि जो क्वेश्चन आप सेशन शुरू होने से पहले जब हम पीपीटी शेयर कर रहे थे, यू आर आस्किंग कि वो हमारा था ना कि यंत्रा की प्रॉब्लम, कि यंत्रा पे कहाँ पे वर्क करना है ना, बॉडी। एंड मैंने बोला था कि कहीं कंफ्यूजन वो आप डायरेक्ट अगर कर्म योग में हो, आप अच्छे से कर रहे हो, तो देन देर इज नो नीड टू सिट सेपरेटली। तो वो वाला जो भाव है ना वो निकाल दो भी माइंड से, वो नीड नहीं है। ज्ञान से ध्यान से ज्ञान में आ गए हो, ज्ञान से मोक्ष। तो जब तो अभी ध्यान की वो जब आपने ध्यान अपना साक्षी, जैसे उन्होंने बोला कि साक्षी भाव से आप अपना काम कर रहे हो, तो दैट इज योर मेडिटेशंस। तो जो आपके मन में एक रहता है ना कि मुझे अलग से साधना के लिए टाइम, तुम्हारी सुबह से लेके शाम तक की ही साधना है, सो नो नीड टू सिट। तो तभी अगर इस थॉट को लेके अगर आप माइंड में या बॉडी में उसको टॉर्चर कर रहे हो, तो जो हमारा यंत्र मंत्र तंत्र है, तो आपके गैजेट में ही प्रॉब्लम आ रही है। दैट मीन्स बॉडी से रिलेटेड जो आपको लगता है कि मुझे उसको तंग करना है, वो ज़रूरत नहीं है, और आप ऑलरेडी कर्म योगी हो। सो नो नीड टू सिट सेपरेटली। तो आंसर मिल गया, ठीक है। म्यूट हो आप, चलिए। थैंक यू। और थैंक यू सब सो लोग मच मैम। अपनी शेयरिंग थैंक यू किया मनीष जी। कीजिए जी। हमारा ये शास्त्र, देखिए यहाँ मैंने हमेशा बोलती हूँ कि शास्त्रार्थ का मतलब यही होता था। हमारी फिलॉसफी में कितना अच्छा है, हमारे इंडियन जो फिलॉसफी थी कि शास्त्रार्थ होता था, एक जना बात कहता है, दूसरा भी सुनता है, वो अपना पक्ष रखता है। यहाँ पे स्पीकर बन के एक जना वो प्रवचन देने वाला काम नहीं है। यस सुषमा जी, थैंक यू। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन जी। आत्मवंदन मास्टर, सभी को, अमन मैम को,
आत्मवंदन आपने मैम। कहा है कि अपनी खुशी की चाबी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, अपनी खुशी को अपने आप एंजॉय करना चाहिए। बहुत ही अच्छी विजडम है ये। अपनी खुशी को अपने आप ही एंजॉय करना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट था इसके अंदर, कि दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए अपनी खुशी के लिए, कि दूसरा खुश होगा तो मैं खुश होंगी, दूसरा खुश नहीं हो रहा तो मैं निराश हो जाऊंगी। अपनी खुशी जी। को अपने आप एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू यस। मैम, बहुत अच्छी इसमें विजडम थी, बहुत ही अच्छी। थैंक यू सुषमा जी। थैंक यू मैम, हाँ थैंक यू जी। जी। यस मास्टर्स। तो चलिए फिर सरिता जी भी ज्वाइन हो चुकी हैं। थैंक यू सरिता मैम। एंड आई थिंक इट्स योर इन एराजोना। व्हाट इज द टाइम नाउ? 9 o'clock ओके, मॉर्निंग का। 9 o'clock मॉर्निंग। सो या मास्टर्स, आज हमारे साथ मास्टर सरिता पिलानिया हैं, वो हमें मेडिटेशन करवाएंगे। एंड शी इज़ ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली वर्किंग ऑन स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट। तो एक दिन उनकी शेयरिंग भी लेंगे हम। एंड नाउ शी इज़ इम्प्रूविंग, हर किड्स आर इम्प्रूविंग। एंड वो तो इतनी अद्भुत मेडिटेशन करवाते हैं कि सरिता जी, आप हमें आदत पड़ गई है आपकी कि फ्राइडे सरिता जी ने आना है। सो आप सबको ध्यान में बिठाइए, मैं मेडिटेशन म्यूजिक शेयर करती हूँ, ठीक है? बस आप जब थोड़ा सा ना माइक पास रखना, क्योंकि आप भी जब मेडिटेशन करवाते हो तो डीप में चले जाते हो, तो थोड़ा सा साउंड आती रहे, गाइडेंस, ठीक है? मैं म्यूजिक कम ओके ही ओके रखूंगी। या ठीक है वी विल गो टिल 10:30, ठीक है? ओके हाँ, 40 मिनट्स। सो ठीक है थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। एंड सभी का धन्यवाद। ध्यान के बाद हम शेयरिंग लेंगे, लेकिन मोस्टली यही होता है कि ध्यान के बाद किसी का बोलने का मन नहीं करता, तो योग निद्रा में चलेंगे फिर, नहीं तो बाकी फिर कल मिलते हैं। और अभी ओवर टू यू सरिता जी। ओके थैंक यू। और अभी अपन स्टार्ट करते हैं आनापानसति मेडिटेशन। आंखें परे एकदम कंफर्टेबली बैठ जाएं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें प्यार से। और जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल फील करें, चाहे चेयर पे हो, बेड पे, नीचे, बस लेग क्रॉस करके और अपने दोनों हाथों को अपनी लैप में रखें, अंगुलियों को एक दूसरे से जोड़ के, और एक लंबी गहरी सांस, और धीरे से मुंह से छोड़िए। फिर एक लंबी गहरी सांस, और धीरे से मुंह से छोड़िए। जहाँ बैठे हैं वहाँ अपने आप को फील करिए। अभी 1 आवर सिर्फ अपनी सांसों के साथ होना है। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को साक्षी होके बस देखते रहना है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे।
सबसे पहले अपने हर एक बॉडी पार्ट को फील करना है और मन ही मन धन्यवाद देना है। अभी अपनी सांस और इस प्राण ऊर्जा को अपने ब्रेन में फील कीजिए। और रिलैक्स करिए कि आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स्ड है। धीरे से अपना ध्यान अपने आईज पे, फिर धीरे से अपना ध्यान अपनी नोज पे, अपने लिप्स पे, अपने फेस पे, चेन, और साथ साथ अपनी खूबसूरती को महसूस कीजिए। हर एक बॉडी पार्ट को कृतज्ञता की नजर से देखिए। फिर धीरे से वो प्राण एनर्जी अपने गले में फील करें। अपने शोल्डर्स, अपने हैंड, अब धीरे से नीचे उतरिए। अपनी छाती, फिर धीरे से हार्ट बीट को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए अपनी हार्ट बीट को। खूब सारा प्यार अपने लिए और पूरे संसार के लिए फील करें। यहाँ खूब सारा प्यार है। We are love. अपने हार्ट से हर किसी को जिसको जरूरत है लव सेंड करें।
अभी धीरे से अपना ध्यान अपने स्टमक पे, अपनी दोनों इंटेस्टाइन पे और साथ साथ धन्यवाद बोलते जाएं हर एक बॉडी पार्ट को। फिर अपने प्राइवेट पार्ट, अपनी बैक, अपनी थाइस, नीज, अभी अपनी काफ। पूरे दिन भर के काम से थक गई होंगी, इन्हें प्यार से फील करें, इन्हें रिलैक्स करें हर एक मसल्स को। अपने टो को, फीट को, एंकल को, सबको फील करें एंड रिलैक्स करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पे, विचार आए तो उनके साथ बह मत जाइए, उनसे आर्ग्यू ना करें। जस्ट अपनी ध्यान धीरे से अपनी सांस पे लेके आ जाए। ये टाइम अपने आप के लिए है, प्राणों की शक्ति को महसूस करने के लिए है। सुप्रीम पावर से कनेक्ट करने का समय है।
ध्यान से अपना ध्यान अपनी सांसों पे ऐसे लगा के बैठ जाएं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को टकटकी लगा के बैठे देख रही है। उस डिवाइन एनर्जी को अपने पूरे शरीर में फील करें। अपने डिवाइन रूप से मिलने के अपनी सांसों पे ध्यान विचारों को इंटरटेन ना करें। उनसे आर्ग्यू भी ना करें। जस्ट उनको देखिए, अपना ध्यान
सांसों पे लेके आए। उस प्राण शक्ति की दिव्यता को जानने के लिए अपना ध्यान सिर्फ सांसों पे। इतनी सरल और नेचुरल चीज इतनी शक्तिशाली। विश्वास करके तो देखिए। महसूस करें कि आप कॉस्मिक एनर्जी से नहा एक वाइट लाइट आपकी तरफ से अपनी पूरी बॉडी को भिगो रही है। बॉडी का रोम रोम आनंदित हो उठा है। अद्भुत हो चुका है।
ये आनंदित स्वरूप को महसूस कीजिए। अपने चेहरे पे एक स्माइल, फिर अपना ध्यान अपनी और नेचुरल सांसों पे लेके आए। उसी आनंदित भाव से ना पास्ट ना फ्यूचर हो जाए। अभी अपना ध्यान धन्यवाद के लिए उन सब चीजों का जो आपकी लाइफ में है, बट टाइम ही नहीं निकाला उन्हें धन्यवाद करने का। धन्यवाद कहें एंड शुक्रगुजार हूँ कि आप सांस ले पा रहे हैं। आपके ऊपर छत है, अपने पेरेंट्स को
अपने रिलेटिव, अपने गुरु, हर एक इंसान को जो आपकी लाइफ में है। हर एक उस भौतिक चीज का भी जो आपकी लाइफ को आसान बना रहे हैं। कृतज्ञता का भाव अपने हार्ट में फील करें। भगवान को थैंक यू कहें उस खाने के लिए जो आपने अभी खाया। धन्यवाद। जिनके बारे में अपन सोचते भी नहीं। क्या कभी सोचा है आपकी प्लेट में खाना आने के लिए अनगिनत लोग मेहनत करते हैं। एक पेड़ अपने को ऑक्सीजन देने के लिए खड़ा रहता है और बदले में अपन से कुछ नहीं मांगता। एक धन्यवाद नेचर दिल से एक हो जाए। महसूस करें कि हम एक ही हैं।
महसूस करें कि आपका अंग अंग आनंदित हो उठा है। रिलैक्स हो गया है। कॉस्मिक एनर्जी से फिर अपनी सांसों पे
अगर आप मन के बहकावे में आ गए हैं तो वापिस ध्यान धीरे से प्यार से सांसों पे लेके आए।
Last 5 minutes. अपना आती हुई सांस और जाती हुई सांस धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी बॉडी पे लेके आए। अगेन धन्यवाद करें। अपनी बॉडी सराउंडिंग का ग्रेटफुल फील करें। एक साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। लास्ट 1 मिनट। अपने हाथों को धीरे से रख करके अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखों पे 1 2 3 4 5 धन्यवाद। Thank you, Savita ji. थैंक यू। Beautiful meditation. ध्यान के लिए gratitude. थैंक यू। Thank you. Lots of gratitude again. Thank you, Masters. Divine night to all of you. इसी तरह ध्यान में बने रहिए। कल फिर मिलेंगे। Thank you. थैंक यू। Thank you, sir.